सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की जो नया राजन सीरीज है 2024 संस्करण, उसके सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, सभी बहुविकल्पी प्रश्न और आज की क्लास में सभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न मैं पहले ही पढ़ा के समाप्त कर चुका हूँ और पिछले 3 क्लास में हमने 62 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय के देख लिए हैं और ये आपकी लास्ट क्लास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। यहाँ से आपका इस क्लास में ये भी जो आपका बहुविकल्पी के बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है ये भी समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं मैथ के। अब हम स्टार्ट करेंगे और इसको पहले लाइक और शेयर कर दीजिए आप वीडियो को और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि आप खुद आंसर करते रहें, कमेंट करते रहें सॉल्व करके। अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका दी गई संख्या में अगर गुणा कर दिया जाए तो मान 1 के बराबर आ जाए। अब मान लेते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम x है तो 2 में x का गुणा करने पे 1 आना चाहिए, बराबर 1 के आना चाहिए। तो यहाँ से x बराबर कितना लिख सकते हैं? 2 यहाँ गुणे में बराबर को उधर भेजेंगे तो 1 के बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x का मान आ गया 1/2, यानी कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/2। और जो परिभाषा है उससे भी आप देख सकते हैं 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरीके से 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/2। ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 64 है 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। अब वही प्रश्न समझ लीजिए, रिपीट कर दिया। तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर x होता है तो मान जो आना चाहिए x में गुणा करने पे 1 आना चाहिए और x बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 बटे में है, उधर जाएगा तो 1 में गुणे में हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया? 2। यानी कि 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 2 होगा। अगर 2 का गुणा कर देंगे तो मान जो होगा वह 1 के बराबर आ जाएगा। तो वही घुमा के फिर से पूछ लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 है 10 के घाते ऋण 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में लिखा होता है, जो आप समझिए कि भिन्न के रूप में लिखा होता है, अंश और हर के रूप में लिखा होता है। तो अब 10 के घाते ऋण 1 लिखा गया है। अब आप समझिए घात का नियम होता है, अगर a के घाते ऋण m है तो इसको लिखा जा सकता है 1/a के घाते धन m, ये हो जाता है। तो उसी तरीके से 10 के घाते ऋण 1 को लिखा जा सकता है 1 बटे में चला जाता है और घात जो हो जाती है वह धनात्मक हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1/10 के घाते धन 1 और इसका मान कितना आ जाएगा? 10 के घाते धन 1 माने 10। तो इस तरीके से 1/10 ये इसका परिमेय संख्या के रूप में इतना आ जाएगा 1/10। 10 के घाते ऋण 1 को लिख सकते हैं 1/10, ये इसका परिमेय संख्या के में रूप हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 66 10 के घाते ऋण 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो बिल्कुल वही 10 के घाते ऋण 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसको लिखेंगे 1/10 के घाते 2 और ये बराबर हो जाएगा 10 × 10 या 10 के घाते 2 कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 1/100, यानी कि 10 के घाते ऋण 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1/100 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? प्रश्न संख्या 67 है 12 गायें अथवा 8 भैंसे एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं। तो 3 गायें और 3 भैंसे उसको कितने दिन में चर सकेंगी? अब एक तरीके से ये चारागाह है, मैदान है। अब बोल रहा है
कि 12 गायें हों, 12 गायें हों या अथवा 8 भैंसें हों, इसमें से कोई भी इस पूरे मैदान को 10 दिन में चर ले रहा है। ठीक है, 10 दिन में चर ले रहा है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर 3 गायें और 3 भैंसें हो तो उसको कितने दिन में चर सकेंगी। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 12 गायें अथवा 8 भैंसे दिया है। ठीक है, 12 गायें रहें या 8 भैंस रहें 10 दिन में चर लेंगी। अब यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है वह मिला के पूछ रहा है 3 गायें और 3 भैंसे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, गायों को भैंसों के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब संख्या को। जैसे 3 गायें कितने भैंसों के बराबर होंगी या 3 भैंस कितने गायों के बराबर होंगी, यह आपको पहले करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए 12 गायें जो हैं 8 भैंस के बराबर हैं, यानी कि एक गाय कितने के बराबर होगी, एक गाय जो होगी वह 8/12 भैंस के बराबर होगी। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए 3 गाय। तो 3 गाय कितने के बराबर होंगी, 3 गाय हो जाएगी 8/12 गुणे 3 और 3 से 12 को काट देंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 भैंस के बराबर 3 गाय जो हो जाएगी वह 2 भैंस के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे 3 गाय की जगह 2 भैंस भी लिख सकते हैं, यानी कि अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से कि इन 3 गायों की जगह 2 भैंस भी लिखा जा सकता है, 2 भैंस और ये 3 भैंस, यानी कि टोटल हमको समझिए कि 5 भैंस अगर चरें तो कितने दिन में चरेंगी, यह हमको निकालना है। अब ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए जब गायें कम हो जाएंगी तो ज्यादा दिन तक चलेगा, यानी कि एक चीज अगर घट रहा है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, यानी कि प्रतिकूल समानुपात है। तो यहाँ पे हम एक तरफ भैंस लिख लेंगे और एक तरफ दिन लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे कितनी 8 भैंसें थी तो कितने दिन चल रहा था, 10 दिन। अब जब 5 भैंसें हो जा रही हैं तो कितने दिन चलेगा, मान लेते हैं x दिन चलेगा। अब देखिए भैंसों की संख्या जब घट रही है तो इसके दिनों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि प्रतिकूल समानुपात है, तो चिन्ह जो है वह दूसरी तरफ लग जाएगा और इसको लिखेंगे 8/5 लिखेंगे और बराबर हो जाएगा x/10। अब इसको सॉल्व करिए तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुणे 5 बराबर 8 गुणे 10 और x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10/5, 5 से काटिए 10 को, 2 बार में कट गया और 8 दूनी 16, यानी कि x कितने दिन चलेगा, यह आ गया 16 दिन। यानी कि 3 गायें और 3 भैंसें मिलकर के इस चारागाह को 16 दिन तक चरेंगी, तब यह जो है वह चारा जो है वह पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पहले हमने देखा कि कितने गायों की संख्या कितने भैंसों के बराबर है और उसके बाद हमने यहाँ पे बस इतना ही आपको करना था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 68, 5 भागा 5/3। अब जब भाग होता है तो कैसे लिखते हैं, 5/5 और बटे 5/3। अब आपने पढ़ा है यहाँ पे रूल होता है a/m बटे a/n अगर हो तो ये लिखा जाता है a/m-n, यानी कि आधार बराबर हो और भाग हो रहा हो तो जो घातें होती हैं भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये लिखा जाएगा 5/5 - 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये लिखा जाएगा अब 5/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 लिखिए या 25 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका मान जो हो जाएगा वह 5/2 या 25 आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 का सरलीकरण कीजिए। अब 1 के बटे 8 1/8 और गुणे है 3 के घाते ऋण 3। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/8 को लिखा जा सकता है 2 के घाते 3 और गुणे, अब देखिए कहीं पे अगर लिखा है a के घाते ऋण m तो इसको कितना लिख सकते हैं 1/a के घाते m। तो वही यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे हम कर रहे हैं 3 के घात में 3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि कहीं पे अगर घात समान है और आधार भिन्न है तो क्या होता है, आधार का गुणा कर लीजिए, जब गुणा है तो गुणा हो जाएगा और जो दोनों पे घात है समान है तो वो लगा दीजिए। अब इसके बाद ये हो जाएगा 1/6 के घाते 3, 1/6 के घाते 3 यही वैल्यू हो जाएगा। इसका सरलीकरण, इसका जो सरलतम रूप आ जाएगा यही आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 70 है, 3 के घाते ऋण 2 गुणे 3 के घाते 5 का मान बताइए। तो आपको पता है जब आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे आधार कितना है 3 दोनों जगह है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 के घात में ऋण 2 धन 5, यानी कि 3 के घात में 3 आ जाएगा और 3 का 3 बार गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 तिक्का 9, 9 त्रिक 27, वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। ठीक है, तो 3 के घाते 3 लिख दीजिए या 27 लिख दीजिए, बात एक ही है, मान आपसे पूछा था, मान आपने निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न क्या 71, a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। a कोई संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं x होगा। और x क्या होता है, x वह संख्या होती है जिसका गुणा अगर a में कर दिया जाए तो इसका मान जो हो जाता है वह 1 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1/a आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 4 दी गई है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/4, -10 दी गई है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम -1/10, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी संख्या अगर पॉजिटिव में रहेगी तो पॉजिटिव में बटे में चली जाएगी, नेगेटिव रहेगी तो नेगेटिव में बटे में चली जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो गया, अगर a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो वो हो जाता है 1/a। ठीक, आप समझ गए, इसमें हमने पहले भी प्रश्न किए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 72 है, धन निकालने की विधियां कौन कौन है। तो देखिए धन निकालने आप बैंक में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, वो आहरण का फॉर्म होता है, पैसा निकालने का फॉर्म होता है। तो पहला ये है, दूसरा आप चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं और तीसरा आपको पता है कि आप एटीएम एनी टाइम मनी मशीन द्वारा आप पैसे निकाल सकते हैं। तो धन निकालने की ये 3 विधियां हैं और जल्दी ही इसी एटीएम में एक टेक्नोलॉजी अपने देश की जो आने वाली है, बहुत ही प्राउड आपको फील करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी पे। जो टेक्नोलॉजी हमारी है यूपीआई की टेक्नोलॉजी, यूपीआई की टेक्नोलॉजी अब जल्दी ही बैंकों में आप क्यूआर स्कैन करेंगे और कैश निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 73 है, चेक कितने प्रकार का होता है नाम बताइए। तो चेक 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है बियरर चेक और दूसरा होता है आदेशिक चेक और तीसरा होता है क्रॉस चेक या रेखांकित चेक जिसे बोलते हैं। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 74 है, वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेता है। तो अगर आप स्टेट बैंक में खाता खुलवा रहे हैं और चालू खाता खुलवा रहे हैं तो 1 वर्ष में जो सर्विस चार्ज आपको देना होता है वह 50 रुपए का देना होता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्या 75 है, बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। आप बैंक क्यों जाते हैं, आप खुद सोचिए कि मान लेते हैं किसी दिन आप बैंक जाते हैं तो आपका कौन कौन सा काम किन वजहों से आप जा सकते हैं। आप पैसा निकालने जा सकते हैं, पैसा जमा करने जा सकते हैं, पैसा किसी खाते में ट्रांसफर करने जा सकते हैं, या किसी बैंक में आप अपना खाता खुलवाने जा सकते हैं, या कोई भी सुधार आप करने
जा सकते हैं। तो धन जमा करने या लोन लेने, ऋण लेने, धन जमा करने, ऋण लेने और धन निकालने, ये तीन तो आपके मेन हो गए। और इसके बाद आप कई सारे काम होते हैं, जैसे एटीएम के लिए अप्लाई करने, केवाईसी कराने के लिए जा सकते हैं। तो ये कई सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 76 है, बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है स्पष्ट करें। तो बैंक में प्रथम बार धन जमा करने की इच्छा जब हम करते हैं तो हमें खाता खोलना पड़ता है। इसके लिए हमें बैंक से प्राप्त निर्धारित आवेदन फॉर्म पर अंकित सूचनाओं को साक्ष्य के साथ भरना पड़ता है। बैंक की मांग जिस तरह की होती है उसी के अनुरूप नमूने का हस्ताक्षर अधिक से अधिक 3 बार करना होता है। खाता खोलने के लिए हम एक परिचय दाता की जरूरत पड़ती है। खाता खोलने के लिए हमें एक परिचय दाता की जरूरत पड़ती है जिसका खाता उसी बैंक में होता है। परिचय दाता अपना बैंक में किया हस्ताक्षर करके अपनी खाता संख्या लिखता है और यह भी अंकित करता है कि इन्हें हम कितने दिनों से जानते हैं। बैंक में खाता खोलने वाले को एक पासबुक जारी की जाती है जिसमें धन जमा करने एवं निकास करने का विवरण दर्ज होता है, ठीक है। तो बैंक में किस प्रकार खाता खोला जा सकता है, जब आपको धन उसमें जमा करना हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक गारंटर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक परिचय का व्यक्ति आपके होना चाहिए जो जिसका खाता पहले से उस बैंक में हो तो आपका खाता खुलेगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, 10 के घाते ऋण 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 10 के घाते ऋण 3 को परिमेय संख्या के रूप में अगर हमको लिखना हो तो 10 के घाते ऋण 3 को हम लिख सकते हैं 1/10 के घाते 3, और इसको लिखा जा सकता है 10 का 3 बार गुणा तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 10 के घाते ऋण 3 को 1/1000 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये परिमेय रूप हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में यहाँ p/q के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है p/q, जहाँ q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये समझ गए आप, परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख दिया 10 के घाते ऋण 3 को 1/1000। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, ऋण 5 के घाते ऋण 4 गुणे ऋण 5 के घाते ऋण 3 को सरल कीजिए। अब ऋण 5 के घात में है ऋण 4 और गुणे ऋण 5 के घात में है ऋण 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों आधार समान है, दोनों जगह ऋण 5 है, तो ऋण 5 के घात में हो जाएगा कितना ऋण 4 और धन ऋण 3, ये हो जाएगा। अब इसको आगे लिखेंगे तो ऋण 5 के घात में कितना आ जाएगा ऋण 7, ये आ जाएगा, ठीक। ऋण 5 के घात में ऋण 7 आ जाएगा। अब चाहे इसको इसी पे छोड़ दीजिए या फिर पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए ऋण 1/7 के 5 के घाते 7, ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए जहां यहाँ छोड़ दीजिए, यही सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 79 है, बैंक किसे कहते हैं। अब देखिए बैंक की ही परिभाषा पूछ लिया, तो बैंक वह संस्था है जो राष्ट्र के विकास के लिए धन जमा करने, आहरण करने तथा उधार ऋण देने का कार्य करता है। प्राचीन काल में जिसके पास अधिक पैसा हुआ करता था वे अपना धन जमीन में गाड़ कर या नींव में छिपा कर रखते थे, परंतु अब बैंक जाने से अपना धन बैंक में रखते हैं जिससे देश के जरूरतमंद लोगों की सहायता हो जाती है और राष्ट्र का विकास होता है। अब देखिए बैंक क्या होता है, बैंक एक वह संस्था है जो रुपए का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। आपके पास अगर पैसा है आप बैंक में जमा कर देंगे तो वह आपके पैसे को रख लेगा और आपके खाते में उतने पैसे को दर्शा देगा। फिर आप जैसा जैसा उससे कहेंगे या तो आपका फिक्स डिपॉजिट कर देगा, ठीक। अब इससे क्या हुआ, देखिए पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि पैसे जिनके पास होते थे वह पैसे को कहीं घर में रखते थे या फिर घर में कहीं पे जमीन में उसको डाल देते थे, सुरक्षित कर देते थे। इससे क्या होता था, इससे वो धन तो कागज के रूप में है
या फिर कुछ मुद्राओं के रूप में, सोने के रूप में हो सकता है। लेकिन इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि आपका जो पैसे का रोटेशन है, मान लेते हैं उसी पैसे का किसी को जरूरत है और उस पैसे के बदले वह ब्याज दे सकता है और अपने काम को भी कर सकता है और आपका धन भी सुरक्षित रहेगा, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, ब्याज भी मिल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को वह पैसा नहीं मिल पाता था, तब यहाँ पे रोल आता है बैंक का। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, बैंक आपका खाता खोलता है, उसमें पैसे का लेन देन का पूरा हिसाब रखता है। ठीक है, तो ये होता है बैंक। बैंक के बारे में आपको समझाना नहीं है, आप सभी लोग समझते ही हैं। अब देखिए प्रश्न क्या 80 है, खाते के कोई 3 प्रकार बताइए। तो बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, तो आवर्ती संचयी जमा खाता होता है, जिसमें समय समय पे पैसा जमा किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 81 है, आहरण फॉर्म किसे कहा जाता है। तो जब बैंक से अपना धन निकालते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे आहरण फॉर्म या निकासी फॉर्म या फिर विड्रॉल फॉर्म आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आहरण फॉर्म। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 82 पूछ रहा है, क्या यह सत्य है ब्याज दर का संयोजन मासिक, त्रैमासिक यानी कि तिमाही, षष्ठ मासिक यानी कि छमाही में किया जाता है। तो बिल्कुल ब्याज दर, अब कई ज्यादातर प्रश्नों में आप देखते हैं कि ब्याज जो है वह वार्षिक लिया जाता है, सालाना लिया जाता है, लेकिन इस ब्याज का संयोजन मतलब ब्याज का लेना, संयोजन मतलब क्या है, उसको लेना, उसका काउंटिंग करना। ठीक, तो उसको चाहे आप मासिक भी कर सकते हैं, त्रैमासिक भी कर सकते हैं, षष्टमासिक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सत्य कथन है, आपको बस इस तरीके से सत्य लिख देना होगा। क्या यह सत्य कथन है, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसी कथन के बारे में पूछा है कि यह कथन सत्य है या नहीं, तो इसको समझ गए आप। अब यहाँ पे ये आपके प्रश्न जो हैं अति लघु उत्तरीय समाप्त होते हैं। अब इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए कम से कम खास 5 मित्रों में शेयर करिए और सभी ग्रुपों में आप शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कितने प्रश्न आप सही सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए। और सभी देखिए विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी विषयों को आप पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर तैयारी करना, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको राजन पवन सीरीज का भी पीडीएफ मिल जाएगा, ये पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में। और जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है वो आपको पढ़ाई पूरा मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, मास्टर क्लास मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और ये सब आप बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई वहां पे कर पाओगे। जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ते हो तो आपको प्रचार देखने को मिलता है, आपको दूसरी नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, आप उसी यूट्यूब में एंटरटेनमेंट वीडियोस भी देखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वहां पे हमारा डेडिकेटेड ऐप है, वहां पे आप पढ़ाई करिए, कम समय में अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, और यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और अधिक से अधिक शेयर लाइक कमेंट तो करने ही आप लोग को। और इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को भी जरूर देखेंगे। ठीक है, तो किसको किसको लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं वो सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि हमको लघुत्तरीय भी पढ़ने हैं। ठीक है, और जिसको यहाँ तक समझ में आ गया है वो लोग यस जरूर कमेंट करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पवन सीरीज को भी हमको डिस्कस करना है। जय हिंद, जय भारत।